बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS101 की लेक्चर सीरीज में आप सबको वेलकम। आज हम मॉड्यूल 47 स्टडी करेंगे। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज हम उसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट का मॉड्यूल 2 या फिर लेक्चर 2 हम लोग कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर जो आप लोगों को मैं पहले स्लाइड्स की मदद से पढ़ा रही हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को आप लोग के जो हैंडआउट्स हैं उनसे पढ़ाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि स्लाइड से पढ़ाती तो आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें जो है आपसे स्किप हो जाती हैं। तो आप लोग अपने जो है फीडबैक से लाजमी कीजिएगा कि आप लोगों को इस तरीके से बेहतर समझ में आती है या फिर आप लोगों को PPT स्लाइड से पढ़ने से बेहतर समझ में आती है। तो जब हमारे पास मल्टी यूज़र और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेवलप हुए थे या उनकी डेवलपमेंट हुई थी, तो जो कंप्यूटर की जो इंस्टॉलेशन थी वो एक बड़े कंप्यूटर की तरह से जो है कॉन्फ़िगर हो गई थी, जो कि बड़ा सारा कंप्यूटर जो न्यूमेरिक वर्क स्टेशन के साथ जुड़ा होता था। तो हमारे पास जो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन थी वो एक बड़े कंप्यूटर के तौर पे जो है कॉन्फ़िगर हुई थी, जो कि वो बड़ा कंप्यूटर जो है एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बहुत सारे वर्क स्टेशन के साथ जुड़ा होता था। ठीक है, और जो ये वर्क स्टेशन था ये इसके साथ यूज़र जो है डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट कर सकता था। और उसके बाद जो है उसके अंदर जो है कंप्यूटर के जो एक बड़ा सारा रूम होता था उस जमाने में कंप्यूटर का, और उस बड़े सारे रूम के बाहर जो है वर्क स्टेशन बने होते थे, उसके साथ जो है यूज़र जो है कम्युनिकेट कर रहा होता था। बजाय इसके कि जो है वो कंप्यूटर के अपने जो जितना भी उसके रिक्वेस्ट है, यो जितना भी उसका डाटा है वो अपने कंप्यूटर के ऑपरेटर को वो सबमिट करवाए और वो जो है उसको एग्जीक्यूट करे। वो वर्क स्टेशन पे बैठा होता था और वर्क स्टेशन को अपनी जो है इंफॉर्मेशन या अपनी जो है इनपुट दे रहा होता था और वो उसके मुताबिक उसका कंप्यूटर जो है काम कर रहा होता था। उसके बाद जो है उसके कुछ ऐसे प्रोग्राम होते थे, क्योंकि वो कंप्यूटर जो होते थे वो उसको मल्टीपल यूज़र इस्तेमाल कर रहे थे। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते थे जो कि तमाम यूज़र इस्तेमाल कर रहे थे। तो जो प्रोग्राम्स तकरीबन तमाम यूज़र इस्तेमाल करते थे उनको जो है मशीन की जो अपनी मास स्टोरेज होती थी उसमें स्टोर कर दिया जाता था, और जो प्रोग्राम पर्टिकुलर यूज़र खुद इस्तेमाल करना होता था वो अपने जो है वर्क स्टेशन में प्रोग्राम को स्टोर कर देता था। तो जो कॉमनली यूज प्रोग्राम थे वो कंप्यूटर के मास स्टोरेज के अंदर जो मशीन की अपनी मेन मास स्टोरेज थी उसमें स्टोर कर दिए जाते थे, ताकि जो है उसको फिर तमाम यूज़र एक्सेस कर सकते थे। और उसके बाद जो है कुछ प्रोग्राम्स थे जो कि यूज़र के स्पेसिफिक होते थे, वो जो है यूज़र अपने कंप्यूटर में या अपने जो है वर्क स्टेशन में जो है सेव कर रखता था। उसके बाद क्या होता था कि जो है ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते थे कि वो जो है प्रोग्राम्स वर्क स्टेशन की रिक्वेस्ट के मुताबिक एग्जीक्यूट करते थे। इसके बाद क्या हुआ था कि जो है कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर के ऑपरेटर का रोल था वो कम हो गया था। उसके बाद क्योंकि जो कंप्यूटर के ऑपरेटर का जो रोल था वो यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में होता था, लेकिन जब वर्क स्टेशन आ गए तो उसका जो है कंप्यूटर का जो रोल है वो फेड आउट हो गया था, यानी कि वो जो है कम होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद फिर आजकल के ज़माने में जो कंप्यूटर के ऑपरेटर जो है वो बिल्कुल ही डिसपेयर हो गए, क्योंकि जब हमारे पास ये पर्सनल कंप्यूटर का अरीना आ गया, यानी कि आज का जो दौर है, आप लोगों के पास लैपटॉप है, आप लोगों के पास जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, उसके अंदर आप लोगों को पता है कि ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि इतना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो चुका है कि हमें ऑपरेटर की ज़रूरत ही नहीं होती, बल्कि जो है तो हमारा यूज़र यानी कि जो हम होते हैं वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की या कंप्यूटर के तमाम चीज़ों को रन करने की तमाम तरह जिम्मेदारियां हम खुद निभा रहे होते हैं। तो इसके बाद फिर आजकल के ज़माने में अगर कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर भी है तो उसकी भी जो इंस्टॉलेशन है वो अनअटेंडेड होती है, यानी कि उसके लिए किसी भी ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो इंस्टॉलेशन पे लगा दिए जाते हैं और जो है वो खुद ही इसमें जो है हर चीज़ इंस्टॉल हो रही होती है। तो जो है उसके बाद फिर जो कंप्यूटर के ऑपरेटर की जो आजकल के ज़माने में जो भी जिम्मेदारी है वो सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर को दे दी जाती है। जो बड़ी सारी फिल्म होती हैं उसमें एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, वो कंप्यूटर के अंदर जो भी न्यू सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनको इंस्टॉल करना होता है या फिर उनको अपडेट करना होता है, उनका जो है निगरानी करनी होती है, या फिर जो भी उसके अंदर जो भी न्यू इक्विपमेंट लगाने होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं उसकी जिम्मेदारियां उस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती हैं। उसके बाद फिर लोकल रेगुलेशन होती है, यानी कि जो है कंप्यूटर के जो भी एक कंप्यूटर की लैब है तो उसके अंदर जो भी रेगुलेशन है कि आप लोगों ने कोई किसी भी यूज़र को जो है न्यू अकाउंट आप लोगों ने इशू करना है तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता है, या फिर जो मास स्टोरेज के अंदर जो भी जो स्पेस की लिमिट होती है वो हर यूज़र को फ्राहम करनी होती है, तो वो भी कंप्यूटर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो जो है बताता है कि इसके पास इतने GB का मास स्टोरेज है, इसके बाद इतने GB की मास स्टोरेज है। उसके बाद फिर जो है कोई भी
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर जो एफर्ट्स होती हैं वो तमाम उन तमाम एफर्ट्स को जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, वो भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये नहीं कि आजकल के ज़माने में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है और वो जो कंप्यूटर की मशीन है वो ज़रूरी नहीं कि वो हैंड और मैनर में काम कर रही है, बल्कि वो भी तमाम जो है एडमिनिस्ट्रेटर और तमाम जो भी यूजर्स हैं उनकी निगरानी में जो है मशीनें आजकल काम कर रही होती हैं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, तो इन शॉर्ट जो है हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंपल एक प्रोग्राम से ग्रोन कर चुके हैं। मतलब कि हमारे पास आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिंपल प्रोग्राम ही नहीं है जो कि जो है डाटा को या प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट करते हैं, रिट्राइव करते हैं एक प्रोग्राम को एक टाइम पे, बल्कि वो हमारे पास आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ऐसे कम्प्लेक्स सिस्टम की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं जो कि जो है टाइम शेयरिंग को कोऑर्डिनेट करते हैं। उसके बाद जो प्रोग्राम्स हैं उसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसको मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो है डाटा और जो उसकी जो फाइल्स होती हैं उसको मास स्टोरेज के अंदर जो है स्टोर करते हैं। उसके बाद फिर जो है कंप्यूटर की जो है जितनी भी रिस्पॉन्स करते हैं, कोई भी कंप्यूटर यूज़र जो है उसको रिक्वेस्ट करता है तो उसको जो है डायरेक्टली यूज़र को उसका जो है रिस्पॉन्स जमा करवाते हैं। तो पहले ज़माने में जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे यानी कि जो दरमियान में आए थे वो एक सिंपल प्रोग्राम होते थे जो डाटा को रिट्राइव करते थे, एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उनका जो है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी आ गई है कि वो टाइम शेयरिंग को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, वो प्रोग्राम और डाटा को जो है मेंटेन कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है मशीन की जो मास स्टोरेज है उसके अंदर जो डाटा और प्रोग्राम को मेंटेन कर रहे होते हैं। और उसके बाद यूज़र जो भी उनको जो है इंस्ट्रक्शंस देता है, उन रिक्वेस्ट देता है, उन रिक्वेस्ट को जो है वो जो है रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। तो इसके साथ जो कंप्यूटर की जो एवोल्यूशन है वो कंटिन्यू है, यानी कि अभी वो रुकी नहीं है, क्योंकि जो है मल्टी प्रोसेसिंग की जो मल्टी प्रोसेसर की मशीन जो है वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऐसा किया है कि कंप्यूटर को जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है इस काबिल कर दिया है कि जो है वो टाइम शेयरिंग फ्राहम कर सके, वो मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी उनमें होती है। उसके बाद जो है क्योंकि आजकल के ज़माने में जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं, जो मशीन्स आ रही हैं वो मल्टी प्रोसेसिंग होती है, यानी कि हमारे पास एक जो है सिस्टम है उसके अंदर एक ही प्रोसेसर नहीं है बल्कि उसमें मल्टीपल प्रोसेसर है। तो जब मल्टी प्रोसेसर मशीन की डेवलपमेंट हुई है तो हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर को भी इस काबिल होना चाहिए कि वो जो है टाइम शेयरिंग फ्राहम करें, वो मल्टीटास्किंग फ्राहम करें। ठीक है, वो किस तरह से फ्राहम करें, वो जितने प्रोसेसर है हर प्रोसेसर को वो जो है डिफरेंट उनके दरमियान टाइम शेयरिंग और उनके साथ दरमियान जो भी टास्क है उन टास्क को जो है वो डिवाइड करें, ताकि जो हर प्रोसेसर जो है अपने जो है काम को सिंगल तरीके बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, और तो जो है इस तरह से जो कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो है एवोल्यूशन हो रही है, उसमें जो है बेहतरी की जो है बेहतरी रोज़ बरोज़ हो रही है। तो इस तरह जो है इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको जो है रेसल करना पड़ता है, यानी कि एक किस्म का आप लोग कह रहे हैं रेसलिंग करनी पड़ती है लोड बैलेंसिंग के जैसे प्रॉब्लम के साथ, उसको एक किस्म का नबरदमा होना पड़ता है। अब लोड शेयरिंग क्या चीज़ है, लोड बैलेंसिंग क्या चीज़ है? लोड बैलेंसिंग का मतलब है कि डायनामिकली एलोकेटिंग टास्क टू वेरियस प्रोसेसर सो दैट आर प्रोसेसर आर यूज एफिशिएंटली, यानी कि डायनामिकली का मतलब होता है कि मतलब कि तब्दील होती हुई, यानी कि स्टैटिक नहीं कि एक प्रोसेसर को आप लोगों ने 10 जॉब दे दी, दूसरी को भी 10 दे दी, तीसरी को भी 10 दे दी, बल्कि आप लोगों को है एक प्रोसेसर को आप लोगों ने 5 दिए हैं, दूसरे को आप लोगों ने 7 दिए हैं, तीसरे को आप लोगों ने 2 दिए हैं। तो हर प्रोसेसर को डायनामिकली वो एलोकेट करना एफिशिएंटली जॉब्स को एलोकेट करना वो लोड बैलेंसिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको एक तो लोड बैलेंसिंग जैसे प्रॉब्लम के साथ नबरदमा होना पड़ता है, उसके बाद फिर उनको स्केलिंग जैसे प्रॉब्लम के साथ जो है उनको रेसल करना पड़ता है। अब स्केलिंग का मतलब यह है कि ब्रेकिंग टास्क इनटू नंबर ऑफ सब टास्क कंपेटेबल विद द नंबर ऑफ प्रोसेसर अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 प्रोसेसर अवेलेबल हैं, तो उन अपने जो है अपने जो कोई भी टास्क है उसको 4 सब टास्क में कंप्लीट डिवाइड करके तमाम जो है प्रोसेसर्स को एक एक सब टास्क को फ्राहम करना, ताकि जो है हमारा प्रोसेसर की जो वर्किंग है वो आसानी से हो सके। तो इस बात को स्केलिंग कहा जाता है, यानी कि एक प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके तमाम प्रोसेसर्स को वो देना वो स्केलिंग कहलाता है। और तमाम प्रोसेसर को
जो है जितने भी नंबर ऑफ टास्क हैं हर प्रोसेसर को डिफरेंट नंबर ऑफ टास्क देना, तो ये जो है लोड बैलेंसिंग कहलाता है। तो आजकल के प्रोसेसर को क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर मशीन्स आ गई हैं, तो उनको टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग के प्रॉब्लम के साथ भी जो है फाइट करना पड़ता है। उसके बाद लोड बैलेंसिंग और स्केलिंग वाले प्रॉब्लम के साथ भी जो है फाइट करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास एक और डायरेक्शन भी है रिसर्च की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब वो कौन सी डायरेक्शन है कि कुछ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने पढ़े थे कि विंडोज है, और फिर उसके बाद आप लोग देख मैक ओएस है। उसके बाद हमारे पास आजकल की जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनके अंदर भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं, और उसके बाद हमारे पास व्हीकल्स आई हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर है। होम अप्लायंसेज हैं जैसे कि आप लोग के ओवन हो गए, और उसके बाद आप लोग की दूसरी छोटी छोटी जो है डिवाइसेज हैं उनके अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी मौजूद है। हमारे पास सेल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, या फिर हमारे पास जो हैंड हील्ड कंप्यूटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग अक्सर जो है रिटेलर स्टोर पर जाते हो तो उनके हाथ में एक मशीन होती है जिसकी मदद से जो है आप लोगों का जो बारकोड रीड किया जाता है, तो उनके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हैंड हील्ड कंप्यूटर कहलाते हैं। तो उन जैसे कंप्यूटर्स के अंदर भी जो है स्पेसिफिक हर जो है डिवाइस जिसके पास एक स्पेसिफिक टास्क होता है उनके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उन ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है हम एम्बेडिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो उन सिस्टम्स के अंदर जो हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद होता है उनको जो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनके पास इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है बैटरी पावर को कंजर्व करें, यानी कि महफूज करें। उसके बाद जो है रियल टाइम में जो भी उसके साथ यूजर डिमांड कर रहा होता है उन डिमांड्स को वो पूरा करता है। उसके बाद जो है बेशक उसके साथ ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो कंटिन्यूसली जो है ऑपरेट करता रहे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होती है, ये मेडिकल डिवाइसेज होती हैं। जरूरी नहीं कि हर वक्त उसे जो है यूजर जो है देख रहा होता है, बल्कि कुछ वक्त ऐसे होते हैं जैसे कि आप लोग देख लो कि आप लोग आईसीयू में जाते हैं तो आईसीयू में जो एक डब्बा सा लगा होता है जो कि यूजर नहीं देख रहा होता, लेकिन वो ह्यूमन उसके इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन वो फिर भी जो है हमारे पास हमारा पल्स रेट, हमारे पास हमारे ऑक्सीजन लेवल, हर चीज़ को मॉनिटर कर रही होती है। तो हमारे पास इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है ये तमाम काम करें, बैटरी को कंजर्व करे, रियल टाइम में जो है डेडलाइंस को जो भी है उनको पूरा करे। उसके बाद ह्यूमन की इंटरेक्शन के बगैर भी ऑपरेट करता रहे जो है कंटिन्यूसली। उसके बाद जो है ये एम्बेडेड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें जो बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी वो वीएक्स वर्क्स ने जो है बहुत ज़्यादा जो है कोशिशें की थी। ये विंड रिवर सिस्टम्स हैं। ठीक है, उसके बाद विंड रिवर सिस्टम है, इन्होंने जो है एक सिस्टम बनाया था जिसको वीएक्स वर्क्स कहा जाता है। उसके बाद फिर वो साथ में इस्तेमाल हुआ था एक सिस्टम मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर में जो सिस्टम इस्तेमाल हुआ था जिसका नाम था स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, उन्होंने ये डेवलप किया था। ठीक है, एक वीएक्स वर्क्स है जिसको विंटर रिवर सिस्टम ने किया था इंट्रोड्यूस या फिर डेवलप किया था। उसके बाद मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर है, उसको जो है स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी ने डेवलप किया था। उसके बाद विंडोज सीई है जिसको पॉकेट पीसी भी कहा जाता है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। उसके बाद पाम सोर्स है, उन्होंने एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बनाया था जिसे पाम ऑपरेटिंग सिस्टम या पाम ओएस के नाम से जाना जाता है। तो ये तमाम जो है सॉफ्टवेयर जो है ये हैंड हेल्ड डिवाइसेस के अंदर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। तो आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा ये तरीकाकार तो आप लोग मुझे अपने फीडबैक लाजमी आगा कीजिएगा, और मजीद आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।